आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए सवाल किया है कि क्या वो दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि नंदीग्राम में उनकी हार लगभग तय लग रही है। इसके कुछ घंटे के बाद बंगाल के सत्तारूढ़ दल ने स्पष्ट किया है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। वहीं बीजेपी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने प्रधानमंत्री की बात को दोहराते हुए कहा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में आसन्न हार के बाद दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। पार्टी सांसद सुखेंदु शेखर रोय ने कहा है कि प्रधानमंत्री को ऐसे आधारहीन दावों के लिए माफी मांगनी चाहिए। पार्टी के एक अन्य नेता ने नाम उजागर नहीं करने के अनुरोध के साथ कहा है कि ममता के किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो नंदीग्राम सीट पर आसानी से जीत हासिल करेंगी। चुनाव आयोग ने नंदीग्राम के बोयल इलाके में आपको बता दें कि एक मतदान केंद्र के बाहर धारा 144 के कथित उल्लंघन के संबंध में पूर्वी मोदिनीपुर जिला प्रशासन से रिपोर्ट देने को कहा है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मतदान प्रक्रिया का मुआयना करने के लिए इस मतदान केंद्र का दौरा किया था। नंदीग्राम सीट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला अपने पूर्व सहयोगी और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से है। तो राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 चरण के मतदान बंगाल में हो चुके हैं, उसके बावजूद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी की हार तय है, इसीलिए उनको दूसरी सीट से चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन वहीं टीएमसी की तरफ से बयान जारी किया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आसन्न जीत ममता बनर्जी हासिल करेंगी नंदीग्राम में और दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। तो डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए पीएस पांडे इस समय जुड़ चुके हैं। पीएस पांडे जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। पीएस पांडे जी, बीजेपी को क्यों लगता है कि ममता बनर्जी दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगी और नंदीग्राम हारेंगी? वेरी गुड मॉर्निंग मैडम जी, ये आपको बता दें कि आजकल चुनाव जो है आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहता है किसी भी चुनाव में। लेकिन जब मैडम 2 तरह के चुनाव होते हैं, एक लायनवादी और एक गुरिल्लावादी। लायन तो अंत में जीत जाता है, लेकिन जो गुरिल्ला जो युद्ध होता है तो गुरिल्ला जो है क्या करता है कि वो बहुत दहशत बनाता है। और मनोवैज्ञानिक इसी के तहत बीजेपी जो है मनोवैज्ञानिक प्रेशर क्रिएट करती है, तरह तरह के बयान देती है। ये मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के सारे उपाय होते हैं और उसी के तहत चाहे आप ऊपर कटाक्ष कर लीजिए चाहे किसी के ऊपर कर लीजिए। और ये चिढ़ाने वाली राजनीति होती है और मुद्दे से हटके राजनीति होती है, सिद्धांत की राजनीति नहीं होती है। लोगों के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, लोगों की रोजी रोजगार कैसे चलेगा, लोग कैसे जिएंगे, उस पर बात नहीं होती है। बात होगी केवल धर्म की, मजहब की, सियासत में। अब यही सब रह जाएगा और इसीलिए हम तो कहते हैं कि बीजेपी को एक स्टैंड ले लेना चाहिए कि जैसे उसने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था 2014 में, उसी तरीके से अब इसको ये नारा दे देना चाहिए कि मुसलमान मुक्त भारत बनाएंगे। उसके बाद सारी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मुसलमान मुक्त भारत बगैर बनाए इनका हिंदुत्व कैसे चल पाएगा। ये तो हारमोनी बिगाड़ने वाली बातें होती है केवल। मेरा मानना यह है कि चाहे हमारे भारत में जितने भी लोग विभाजन के बाद अपने देश प्रदेश में रह गए वो भारतीय हैं, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। तो हारमोनी बिगाड़ के आप कैसे जी सकते हैं इस समाज में। लेकिन अगर सियासत इतने नीचे उतर जाएगी कि केवल धर्म मजाक पर आकर के टिक जाएगी और लोगों में भड़काऊवादी बातें बोलेगी, लेकिन तो कैसे चलेगा मैडम, ये जीवन चलने वाला है। ठीक है पीएस पांडे जी, अब मेरा सवाल सुनिए कि ये दूसरी सीट का जो सवाल है, ये दूसरी सीट की जो बात है आई कहां से? फिर मैंने कहा ना
ये गुरिल्लावादी युद्ध है, इसमें मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाया जाता है ताकि आपके कैप्टन को कहा जाए कि वो चुनाव हार रहा है, जबकि ममता बनर्जी ने शाम को विक्ट्री का चिन्ह दिया कि मैं जीत रही हूँ और बहुत अच्छी मार्जिन से वहां से जीत रही हूँ और हमारी सरकार बनेगी। ठीक है, आपको रोकूंगी मैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे थे सीएम की। चर्चा पर वापस चलेंगे। पीएस पांडे जी, अपनी बात पूरी करिए आप। मैंने एक शब्द में मैडम बताया कि सियासत अब इतनी नीचे गिराई जा रही है कि ये गुरिल्लावादी युद्ध हो रहे हैं चुनाव में, और गुरिल्ला हमेशा जो है दहशत पैदा करता है और जीतता लायन है। तो ममता बनर्जी लायनवादी युद्ध लड़ रही है और बीजेपी वहां पर गुरिल्लावादी युद्ध जीत रही है। तो दोनों की लड़ाई है आमने सामने। जीत तो लायन की होगी, लेकिन दहशत फैलाने का काम बीजेपी जो करती आ रही है करती रहेगी। ठीक है, हमारे साथ इस समय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। ब्रजेंद्र जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बीजेपी को ये बात पता कहां से चल गई कि ममता बनर्जी अब अन्य सीट से चुनाव लड़ेंगी और नंदीग्राम हार जाएंगी? दरअसल ये बात पता चल गई, यह पूरा देश जान गया है। ये पूरा देश जान चुका है। ये इनका दुर्भाग्य है कांग्रेस की तरह कि जैसे कांग्रेस का जहाज डूबना शुरू हुआ था और कांग्रेसियों को आभास नहीं हुआ था, ठीक उसी प्रकार इन लोगों को, टीएमसी के लोगों को, ये डूबता हुआ जहाज है। इनकी मति घूम गई है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। ये पार्टी की प्रतिष्ठा के लिए अथवा ममता बनर्जी जी की सहानुभूति बटोरने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट, इस प्रकार के भाषण दे रहे हैं। भाई, डूबता हुआ जहाज, या यूं कह लीजिए मुर्दे में जान फूंकने की परंपरा तो हमने सुनी है, लेकिन मुर्दे में कभी जान लौटती नहीं है। टीएमसी और ममता बनर्जी मुर्दा के समान है। अब कुछ नहीं बचा है। इनकी ये अज्ञानता है कि ये नहीं जान पा रहे। पूरा देश जान गया है कि ममता बनर्जी हार रही हैं, टीएमसी हार रही है, 200 से ऊपर सीटें आ रही हैं। मैंने पूर्व में भी कहा था। तो आप भविष्यवाणी पहले ही कर देंगे, मतलब रिजल्ट आने से पहले? रिजल्ट आए ना आए, मतलब 2 मई का इंतजार नहीं करना है फिर आपको? जी 2 मई क्या, ये तो माहौल देश का बच्चा वो जमाने 50 साल 100 साल पहले नहीं रहे। आप लोग भी जिस पीढ़ी में अब आए हैं करिश्मा जी, ये पूर्व की पीढ़ियों का जो अनुभव है उसके बखान के आधार पे अपनी बातें करते हैं। अब तो बच्चा युवा 10th, 9th, ठीक है। पीएस पांडे जी, डूबते जहाज की तरह हो गई है टीएमसी। मैडम, आपको पता है और सब हमारे बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे हैं, तो हम अच्छी तरीके से बातों को समझ रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी डूबती जहाज नजर आएगी, उत्तर प्रदेश में इनको समाजवादी पार्टी डूबती जहाज नजर आएगी, दूसरे प्रदेशों में जहां जो रीजनल पार्टियां सत्ता में आती हैं अपने बल पर, वो डूबती नजर आएगी। ये केवल और मैंने आपको बताया ना एक सेंटेंस में, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाती है। ये गुरिल्लावादी युद्ध है और कुछ नहीं है, लेकिन जीतेगा लायन। कहीं भी देख लीजिए, लायन और गुरिल्ला के युद्ध में लायन जीतता है, लेकिन दहशत फैलाता है गुरिल्ला। ये गुरिल्लावादी युद्ध हो रहा है और कुछ नहीं है। ब्रजेंद्र जी, जवाब दीजिए। गोरिल्ला आपको बताया जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं संशोधन, चूंकि मैं लाइव नहीं हूँ इसलिए काजल जी, मैं समझ रहा था कि एंकर करिश्मा जी हैं, तो ये संशोधन करता हूं मैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके बड़े जिम्मेदार नेताओं ने तो यहाँ तक बयान दे डाला है कि अगली पीएम ममता बनर्जी होंगी और बनारस से लड़ेंगी। अरे भाई, फिर मैं एक बार याद दिलाऊं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं तो क्या है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी लड़ने गए थे, जमानत जब्त करा के लौट आए थे। ये बहुत बड़े भ्रम में है।
अब इनका दुर्भाग्य शुरू हुआ है। 10 वर्ष इन्होंने बहुत लूटा है, बंगाल को बहुत बर्बाद किया है। और रहा हिंदू मुस्लिम वाली बात, तो मुसलमान भ्रम की स्थिति तो वो बीजेपी के लिए ही बता देते हैं ब्रजेंद्र जी। वो कहते हैं कि भ्रम में बीजेपी जी रही है। उनका कहना है कि सत्ता में वापसी फिर से टीएमसी करेगी, फिर से दीदी करेंगी। भाजपा के कार्यकर्ता वो मन मस्तिष्क ठीक है, आपकी बात पूरी करेंगे। ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रजेंद्र जी अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद टीएमसी पर जाएंगे। हाँ, तो मैंने एक तो यही कहा था कि इनके नेता तो यहाँ तक वक्तव्य दे रहे हैं और पीएम का सपना ममता जी को दिखा रहे हैं, बंगाल की जनता को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। देखिए एक बात स्पष्ट जान लीजिए, पूरा देश समझ गया है, राज्यों की सरकार और केंद्र की सरकार का भारी बहुमत तो सिद्ध करता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता हो अथवा नेता, वो मन मस्तिष्क और हृदय से राष्ट्र प्रेम को मन में लेके केवल सच्ची बातें और अच्छी बातें करता है। अच्छी भी होंगी और सच्ची भी होंगी। ये लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं, ये केवल मस्तिष्क से काम लेते हैं। इनका राष्ट्र प्रेम से कोई लेना देना इनका नहीं है। ये कुर्सी के भूखे लोग। देखिए मुस्लिम्स के बारे में हल्की सी बात मैंने शुरू में जब लिंक जोड़ा आपने सुनी थी पांडे जी की, कि मुस्लिम्स में बंटवारा चाहे था, उस वक्त भी हिंदुओं में कुछ नेता गद्दार थे, मक्कार थे। वो कुर्सी के लालच में उन्होंने जल्दबाजी में सहज वो बंटवारा स्वीकार कर लिया। वो भी मुस्लिम्स की डिमांड थी, जिन्ना और अदर्स की। बेचारा सरदार पटेल जी ने बतेरी कोशिश की थी कि बंटवारा ना हो, उस वक्त भी मुस्लिम की डिमांड थी। मुस्लिम्स को तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस ने की, टीएमसी ने की, उसका परिणाम ये भोगने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। पीएस पांडे जी जवाब दीजिए। आपने जो तुष्टीकरण किया है उसी का परिणाम आप भोगने जा रहे हैं 2 मई को। मैडम मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये हिंदुइज्म का नारा किसका है? ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है या हिंदुत्व का देश है? इसमें पूरे ये तो नारा दे क्यों नहीं देते? कई बार में सब सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। क्या कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत का जैसे नारा दिए हैं उस तरीके से जो है मुसलमान मुक्त भारत बनाएंगे। एक बात में बात खत्म हो जाती। जहाँ इस तकरारिया ममता बनर्जी की बात लड़ने की दूसरी सीट से, ये प्रश्न जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं और वो निश्चित रूप से आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे बेहतर प्रधानमंत्री हम उनको मानते हैं। लेकिन उनके मुंह से यह शोभा नहीं देता कि वो ये कहें कि हे दीदी वो दीदी चिढ़ाने के अंदाज में बोलते हुए कहें कि अब तो आप यहाँ से हार गई, बोलो कहाँ। हिंदुत्व कार्ड तो टीएमसी भी खेल रही है ना पीएस पांडे जी। हिंदुत्व का जी देखिए काजल, मैं जरा सा आपको बताऊं। हाँ। इसको गिरा। एक मिनट आती हूँ आपके पास, वो बात पूरी कर ले। आती हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है, बोलिए ब्रजेंद्र जी। काजल जी, हाँ, इनको ये समझ नहीं आती कि तुष्टीकरण के मुझे लगता है समझते हैं। यानी कि ममता और देश के मुसलमान 5 बार माइक से अल्लाह अल्लाह बोलेंगे और हिंदुस्तान में हिंदू श्री राम नहीं बोल सकता है। श्री राम को ये तुष्टीकरण का के हिसाब से उस नजरिए से देखते हैं। हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में रहने वाला वो श्री राम बोलने में भी तकलीफ है इनको। और मुसलमान 5 बार माइक से अल्लाह अल्लाह पूरे देश में चिल्लाएगा। ममता जी अल्लाह 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 अकबर चिल्लाएंगी, उनकी वीडियो मैंने भी देखी है। तो और हिंदुस्तान का उनके चंडी पाठ पर सवाल तो आप भी उठा लेते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये छल कपट प्रपंच से कुछ राज्यों में कुर्सी को सत्ता को हासिल करने वाले लोग, इनका अंत आ गया है। जैसे हर बात का एक अंत होता है, एक सीमा होती है।
नहीं, लेकिन धीरे-धीरे ब्रजेंद्र करके जी, सब राज्यों से साफ होते चले जा रहे हैं। हाँ ब्रजेंद्र जी, सवाल तो आप भी उठा लेते हैं ना, जब उनकी तरफ से दीदी चंडी पाठ करती हैं तो सवाल तो आप भी उठा लेते हैं, पीछे तो आप भी नहीं रहते हैं। नहीं, जब तमाम तरह की पूजाओं पे हाँ। दीदी रोक लगाएगी तो भाई भाजपा और क्या बोलेगी? तमाम तरह की पूजाओं पे रोक, मूर्ति विसर्जन पे रोक, ये सत्ता का कैसा मुंह है? ये सत्ता का कैसा जाल? ये तुष्टीकरण कैसा? मुसलमानों की तमाम त्योहारों को वरीयता देना, हिंदुओं की मूर्ति विसर्जन पे भी रोक, तो भाजपा हिंदू देश का क्यों नहीं बोलेगा? क्या नहीं बोलेगा? अरे भाई उसे बोलना होगा। आज उन्हें चंडी पाठ याद आ रहा है। जिस मां तो दिक्कत चंडी क्या का है फिर? अपमान बीजेपी को हो रहा है। दिक्कत क्या? अगर चंडी पाठ याद आता है या कुछ भी है, फिर बीजेपी को दिक्कत क्या है? मंदिर में आप भी जाते हैं, जय श्री राम के नारे आप भी लगाते हैं, मंदिर में ममता बनर्जी जाती हैं, वो मंच से चंडी पाठ कर देती हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? ये काम तो कोई भी कर सकता है, वो सभी धर्मों को मानती है। टीएमसी वालों का ये कहना है कि हम तो सभी धर्मों को मान लेते हैं। आपने ठीक बोला, ठीक पूछा। क्या आपत्ति? क्या आपत्ति है कि नॉर्मल रूटीन में 10 वर्ष तक पूजा पे पाबंदी, माँ भगवती पे पाबंदी, मूर्ति विसर्जन पे पाबंदी, तो भाई आपत्ति क्यों नहीं होगी? अब चुनाव के वक्त माँ चंडी याद आ रही है, चंडी पाठ याद आ रहा है, माँ भगवती याद आ रही है अब चुनाव के वक्त। अब मंदिर नजर आ रहे हैं, अब ये भगवा चोला नजर आ रहा है। उस वक्त क्यों नहीं 10 साल तक बंदिश लगाए रखी? इसलिए आपत्ति है। ठीक है, पीएस पांडे जी जवाब दीजिए। रोक भी आप ही लगाते हैं, तो बीजेपी आपत्ति बाद में करती है तो सवाल भी आप ही उठा देते हैं। मैडम, ममता बनर्जी का शासनकाल वहाँ 10 साल से है। मैं 2 मिनट लूंगा सिर्फ इतना बताने के लिए। ठीक है, बोलिए। भारतीयता ये नहीं होती कि अपने धर्म पर आस्था रखना चाहिए हर किसी को, लेकिन किसी दूसरे धर्म का अपमान किसी को भी नहीं करने का हक है। और ममता बनर्जी वहाँ पर 10 साल के शासन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ये एक बार कोई इंसिडेंट ऐसा पड़ा, पिछली बार जब दुर्गा पूजा का विसर्जन, दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन और मुहर्रम का जुलूस दोनों एक साथ थे, एक दिन थे, और दोनों वर्ग जो ये सियासत बीजेपी करती है उसके तहत लोग अड़ गए। उधर से मुसलमान कह रहा है कि हम मुहर्रम का जुलूस निकालेंगे, इधर से ये कह रहे हैं कि हम अपनी प्रतिमा विसर्जित करेंगे। ये जानबूझ के दंगा कराने की साजिश हो रही थी। उसके तहत उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक दिन के लिए उसको रोका था, और उसकी इतनी इन लोगों ने प्रोपेगेंडा की, इतनी प्रोपेगेंडा की, जबकि आपको मैंने बताया आपको कि वहाँ हर एक किसी भी प्रदेश में दुर्गा पंडालों को पैसा नहीं दिया जाता है किसी भी मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन ममता बनर्जी वहाँ पर पश्चिम बंगाल में 10,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक, जैसे गली कुत्ते में जैसा जो प्रतिमा बैठती है उसके अनुसार अनुदान दिया जाता है। ये क्या लोग बोलेंगे? ये लोग तो केवल सियासत करना जानते हैं कि कैसे हारमोनी बिगाड़ी जाए। मंच से चंडी पाठ करके हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की जाती है। इसी सवाल के साथ वापस लौटेंगे, छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। 11,197 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पीएस पांडे जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, मंच से चंडी पाठ करके क्या हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश नहीं की गई? इस बात को नकारेंगे आप? नहीं मैडम, बिल्कुल। मैं आपके बात का जवाब सिर्फ इतना दे रहा हूँ और अपने बीजेपी के प्रवक्ता तक उस बात को पहुंचाना चाह रहा हूँ। जब आप चिढ़ाने और उसके तर्ज पर बात करेंगे कि और मजहब पर बात उठाएंगे ममता बनर्जी को, इन्होंने जो चुनौती दिया कि ममता बनर्जी नहीं, ममता बानो है, ममता बेगम है, और खुद उम्मीदवार सुखेंदु सिंह साहब जैसे कि 20 दिसंबर जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और 21 दिसंबर से उनके सुर बदले। जो दीदी पहले उनके लिए ममता दीदी थी वो ममता बेगम हो गई, तो उनको बताना पड़ा
कि नहीं मैं ममता बंदोपाध्याय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चंडी पाठ भी करती हूँ, उस पर इनको क्या आपत्ति तो होगी? बताने की क्या अगर जरूरत वो थी? ब्राह्मण बता है तो पीएस पांडे जी अगर वो हिंदू हैं, उनका गोत्र शांडिल्य है, तो उसको बताने की जरूरत क्या थी? अगर हैं तो हैं, उसको सार्वजनिक करने की जरूरत क्या थी? उससे तो यही अंदाजा लगाया जाएगा ना कि हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, हिंदू वोटर कहीं खिसक ना जाए, इसका डर उनको है। मैडम, जब ये प्रोपेगेंडा ये फैलाएंगे कि ममता बनर्जी, ममता बंदोपाध्याय ब्राह्मण नहीं है, ये तो ममता बेगम है, तो उनको बताना पड़ेगा। कोई कैसे बताएगा? अगर एक मिनट identity पीएस पांडे जी, कैसे अगर बताएंगे मेरा कि हम सवाल सुनिए पीएस पीएस पांडे जी, हैं? ठीक है सवाल सुनिए। अगर कल को बीजेपी वाले कहने लगेंगे कि ममता बनर्जी हिंदू हैं, सिर्फ हिंदू हैं, तो ममता बनर्जी क्या मुस्लिम कार्ड लेकर आएंगी? फिर मुस्लिम सर्टिफिकेट दिखाएंगी अपना? ममता बनर्जी तो हमेशा से दोनों धर्मों का आदर करती आ रही है। अगर वो दोनों जब धर्मों कलमा का पढ़ आदर रही करती थी, आ रही है तो फिर कार्ड, तो फिर उनको सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत क्या थी? दोनों धर्मों का आदर करती हैं तो करती हैं, सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत क्या थी? ऐसे तो कल को बीजेपी वाले फिर पूछ लेंगे कि आप तो हिंदू हैं, तो वो मुस्लिम कार्ड दिखाने के लिए आ जाएंगी। फिर बोल देंगे आप तो मुस्लिम हैं, तो वो ईसाई कार्ड दिखाने के लिए आ जाएंगी। ऐसे तो ये जो राजनीति है वो धर्म और जाति के बीच में ही पड़ी रहेगी, उससे बाहर भी तो निकलना होगा ना। ये या फिर राजनीतिक दलों को ऐसा क्यों लगता है कि जब तक जातिवाद कार्ड ना खेला जाए तब तक वोट नहीं मिलेंगे, जब तक हिंदू कार्ड ना खेला जाए तब तक वोट नहीं मिलेंगे? ऐसा क्यों लगता है राजनीतिक दलों को? जब राजनीतिक दल और वो भी जो केंद्र में शासित राजनीतिक दल हो, जब पूरे प्रदेश को, पूरे देश को जाति और धर्म और मजहब में बांटेगा, तो उसका परिणाम तो यही निकल करके आएगा जो आ रहा है। इसका दोषारोपण रीजनल पार्टियों के क्यों दे रहे हैं? ये अपने दामन में क्यों नहीं झांकते कि ये पीएस कर पांडे क्या जी, रहे ठीक हैं? है, एक और सवाल का मेरे जवाब दीजिए। अगर बीजेपी वाले कल को बोलने लगेंगे कि ममता बनर्जी हिंदू हैं, तो वो मुस्लिम कार्ड लेकर आएंगी, मुस्लिम सर्टिफिकेट अपना दिखाएंगी फिर? मैडम, वो तो ऐसे भी मंच पर जय कलमा पढ़ी है, वो तो दोनों धर्मों का आदर करके चलती है। उन्होंने जब चंडी पाठ किया तो इनको आपत्ति हो गई, वो जब कलमा पढ़ रही थी तब भी इनको आपत्ति थी। मतलब वो पूरी तरीके से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अगर मुस्लिम उनको बताया जा रहा तो हिंदू पूरी तरीके से अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करें, चाहे वो गोत्र बताएं या फिर चंडी पाठ करें। अगर बीजेपी वाले उनको हिंदू बता देंगे तो वो पूरी तरीके से अपना मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी सवाल के साथ वापस आऊंगी। ब्रजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने 10 वर्ष तक और उनके भाई भतीजों ने इस राज्य को बर्बाद करने का काम किया है और लूटने का काम किया है, नंबर 1। और 2 चरण की वोटिंग के बाद पूरा देश जान गया है कि इनका बिस्तर बंध चुका है। तीसरी बात, मैं अपनी राय देता हूं बगैर मांगे, हालांकि हिंदुस्तान में परंपरा नहीं है, फिर भी इसे उचित मानते हुए राय देता हूं कि जो ममता बनर्जी और उनके भाई भतीजे अथवा उनके घटिया मस्तिष्क से चलने वाले जो वहां के लोग हैं बंगाल के, इन लोगों को रिजर्वेशन करा लेना चाहिए। इन लोगों को पाकिस्तान का वीजा ना हो तो हासिल कर लेना चाहिए। इनको मैं समझता हूं कि वास्तव में जो इन्होंने हिंदुओं के साथ अन्याय किया है, पाप किया है, दुराचार किया है, प्रदेश को लूटा है और किसानों का हक रोका है, गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड को रोका है, इनको ऐसे पड़ेंगे, इनकी वो दुर्दशा होगी। इन्हें 2 तारीख के आसपास का रिजर्वेशन करा के इन्हें पाकिस्तान सबको चले जाना चाहिए। देखिए, अब पाकिस्तान की एंट्री आपकी तरफ से हो जाती है, किसी मुस्लिम कंट्री में चले जाना चाहिए। ब्रजेंद्र जी, अब पाकिस्तान की एंट्री आपकी तरफ से हो जाती है और तुष्टीकरण का आरोप फिर आप ममता बनर्जी पर लगा देते हैं। पाकिस्तान की बातें आप करते हैं, हिंदू वोटरों के साथ ये किया वो किया, तो हिंदू मुस्लिम की बातें फिर आप भी कर लेते हैं। सवाल तो आप पर भी उठता है ना? नहीं, प्रश्न ये है कि मैं तो केवल इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं और अपने मन की बात आपको बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि ये रह नहीं पाएंगे, ये तो जेल में होंगे। जितना इन्होंने घोर भ्रष्टाचार किया है, अन्याय किया है, पाप किया है, खजाने को लूटने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया है, मैं तो इनके हित में स्टेटमेंट दे रहा हूं कि चुपचाप इन्हें खिसकने की तैयारी करनी चाहिए। किसी मुस्लिम कंट्री में या पाकिस्तान में इनको जाने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि पूरा देश जान गया है कि इनके बहुतायत में कैंडिडेट की जमानत जब्त होने वाली है। पूरे 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा बीजेपी के आने वाली है। 2 चरण के चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ आ रही है। आपको अंदाजा है कि आपके इन बयानों की वजह से मुस्लिम वोटर आपसे दूर हो सकते हैं? नहीं, हमें ऐसे देशद्रोहियों की आवश्यकता भी नहीं है, आप जान लीजिए।
देशद्रोही। मैंने ये कहा कि मुस्लिम वोटर आपसे, मैंने ये कहा कि मुस्लिम वोटर आपसे दूर हो सकते हैं, मुस्लिम वोटर आपसे दूर हो सकते हैं, मैंने ये कहा। कोई और सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, लेकिन जिसमें राष्ट्र के विपरीत जिनकी सोच है, राष्ट्र का भाव जिनके अंदर नहीं है, उन्हें हमें उनकी वोट चाहिए भी। हमारे पास में राष्ट्र भक्तों का जखीरा है। 325 सीट आना क्या कम बात समझ रही है? 5-5, 6-6, 7-7 लाख से हम एक लोकसभा को जीते थे। क्या मन मस्तिष्क देशभक्तों का आप लोग पहचान नहीं पाए? सब लोग, ये टीएमसी वाले नहीं जान पाए कि क्या स्थिति हो रही है देश की, और राष्ट्र भक्तों के मन में क्या राष्ट्र के प्रति ये एक उबाल आया है जो वोट के रूप में तब्दील हो गया है। इतने राज्यों में बहुमत, इतने राज्यों में सरकार, भारी बहुमत से लोकसभा, ये तब भी नहीं समझ पाए कि देश किस करवट को जा रहा है। देश विकास की वजह से लोगों की जहनियत क्या बन गई। ठीक है, बोलिए मैडम। 2-3 बातें। पहले तो इनका आरोप ममता बनर्जी के लूट खसोट पर है। पहले मैं बता दूं कि किसी भी व्यक्ति के इतिहास भूगोल को बगैर जाने किसी के ऊपर आक्षेप लगाना उसका व्यक्तिगत अपमान करना होता है, और जो आदमी अपमान करता है वो खुद अपमानित होता है। शायद ममता बनर्जी के ऑनेस्टी के बारे में आपको पता नहीं है कि जो बगैर जाने छोड़िए, 6 साल बंगाल में रहा हूँ लगातार, 6 साल 75-81 बंगाल में रहते हो, अच्छा हमको आप पाकिस्तान भेज दीजिए, लेकिन पहले मेरी बात 6 साल बंगाल में रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। आप चाहे बंगाल में रहे हो, बताइए पांडे जी, बताइए, गुस्सा मत करिए, बताइए, आप बताइए। हाँ, आप अगर बंगाल में रहे तो ये भी जानते होंगे कि जिसके प्रति आप आरोप लगा रहे हैं लूट खसोट का, उसका रान शान क्या है? एक औरत जिसको गाने से प्रेम होता है वो हवाई चप्पल पहन के बगैर किसी गाने के चलती है, और एक औरत जो आज तक विधायक भी रही, एमपी भी रही, आज तक वो किसी भी चीज का टेंशन नहीं लेती है। 40 किताबें उन्होंने लिखा है, उसकी राजनीति से उनकी जिंदगी चलती है, और आप भ्रष्टाचारी कूट के बारे। सुन लीजिए मेरी बात को। चप्पल की सत्यता क्या है अब ये कानून बताएगा ना। सुन लीजिए विजेंद्र जी, सुन लीजिए, क्योंकि समय भी कम है, लास्ट रिएक्शन उनका सुन लीजिए। सुनिए, आप जरा धीरज से सुनने की कोशिश भी तो करिए। व्यक्तिगत आक्षेप बगैर किसी के बारे में जाने आपको नहीं लगाना चाहिए। ममता बनर्जी एक जानी मानी ऑनेस्ट लेडी है, उनके ऊपर आपका अगर कुछ भी रहता तो आपकी ईडी, सीआईडी और सीबीआई जो आप लेके चलते हो लगा दिए होते। चलिए उसकी बात छोड़िए। दूसरी बात मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की, तो आप वही मैं कह रहा हूँ बार बार आपसे कि आप एक नारा दे दो कि हम मुसलमान मुक्त भारत बनाएंगे। ये नारा आपको देने में क्या अर्थ है? ये नारा आप सीधे सीधे दे दीजिए। ठीक है, लास्ट रिएक्शन विजेंद्र जी, बोलिए। देखिए काजल, मैं कहना चाहूंगा कि पहले तो ये पांडे जी समझ लें कि मैं 75 से 81 तक मैंने कम्युनिस्टों का शासन बहुत बारीकी से देखा था। मैं बंगाल में रहा हूँ और बंगाल और बंगालियों की जहनियत को समझता हूँ। बंगाली देश प्रेम के भाव से ओतप्रोत थे, हैं और रहेंगे, लेकिन चंद नेताओं ने इन पिछले 10 वर्षों में और पिछले 25-30 साल के कम्युनिस्ट के शासन में इतना राज्य को अभद्र कर दिया है, मानसिकता को इतना गड़बड़ा दिया है कि मुझे उसका ठीक से अध्ययन है। हो सकता है थोड़ा कम हो और लोगों से, लेकिन मुझे अध्ययन है। ये तो शुक्र है कि इन 10 वर्ष में ये चेतना लौट आई बंगाल की, और भाजपा ने चेतना लौटाने का काम किया है बंगाल वासियों का, और उसका परिणाम आपके सामने आएगा। इनका एक एक करके हिसाब, चप्पल का राज, चप्पल की बात को बार बार रखना मंचों पे, ये तो कानून बताएगा कि भ्रष्टाचार किस कदर तक व्याप्त था। वो कानून, और सुन लीजिए आप एक और बात, के देश की सेना को, देश की सरकारी एजेंसीज को, चाहे भी हो, सीबीआई हो, एनएसजी हो, एसपीजी हो या कुछ और हो, इनको आरोप लगाना इनको भारी पड़ेगा। ये राष्ट्र भक्तों की ओत-प्रोत एजेंसियों में लोग काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, देखते हैं आरोप लगाना किस पर भारी पड़ेगा और किस पर नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बंगाल की राजनीति पूरी तरीके से गोत्र पर, आस्था, धर्म और जातिवाद पर पूरी तरीके से छाई हुई है, लेकिन मुद्दे ना तो बीजेपी के पास हैं और ना ही टीएमसी के पास हैं। बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।